बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर आसिम नूर और आज आप देख रहे हैं हमारा यूनिट 2 की डिस्कशन करने जा रहे हैं आज हम। तो ये हमारा टेस्ट 2 हुआ था मोशन एंड फोर्सेस से रिलेटेड। आज के लेक्चर में इसकी डिस्कशन कवर करेंगे। तो अगर आप मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया बेटा, आप सब खैरियत से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, फोर्स बियर बाय वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट ए डिस्चार्ज ऑफ 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्चार्ज रेट है 0.001। तो यहाँ पे पहले डाटा लिख देता हूँ मैं, क्या है पहला सवाल का। स्पीड है, जारी बात है इसे इनिशियल स्पीड कहेंगे, यह है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा रहा है। और डिस्चार्ज देखिए आप वर्क करें 0.0001 लिखा हुआ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको यहां से पता चलेगा ये कि ये जो मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है और सेकेंड टाइम का यूनिट होता है। इट मींस हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ओवर टाइम गिवन है ये, ठीक है। ये v का मैं ऊपर दो टांगे बना देता हूँ, ये v वॉल्यूम का है। अब जब वाटर स्ट्राइक करेगा वॉल के साथ, हम इसकी फाइनल वेलोसिटी को जूम करेंगे, वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब पूछता है कि फोर्स कितनी लगेगी यहाँ पे। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसी के आगे आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपको नहीं याद तो मैं जल्दी से प्रूफ कर देता हूं उसको। एज यू नो दैट F इज इक्वल टू ma, और m के बराबर आएगा ये a किसके बराबर आएगा, vf माइनस vi ओवर t। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे अब हम। अब मैस हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल गिवन है, वॉल्यूम मैस नहीं गिवन। तो मैस को हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और यहां से वॉल्यूम इसके बराबर आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मैस। यहां से सॉरी गलत हो गया, यहां पे ये मैस निकालना है तो मैस आ जाएगा द मैस वुड बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू m की जगह पर लिखना आपने रो v, रो डेंसिटी v वॉल्यूम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब इस टी को यहां पर लिखने तो देखें जरा, आपका फॉर्मूला बन गया रो, इसे लिखने v ओवर टी इधर लिखने आप, और यहां पे लिखने वी एफ माइनस वी आई। आप सारी वैल्यूज पुट करें। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ये हमें गिवन नहीं, हमें याद होनी चाहिए। v ओवर टी गिवन है आपको, डेट इज 0.0001 और फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा बेटा -1 न्यूटन। और अगर ऑप्शन में माइनस नहीं गिवन तो इसलिए आप इसको 1 न्यूटन ही अज्यूम करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात बताता चलो मैं, ये जो फोर्स है ये वॉल की फोर्स है, वॉल यानी ये फोर्स जो आपको दीवार ने पानी पे लगाई है, और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स वाटर लगाएगा उसकी इक्वल बट ऑपोजिट वॉल की फोर्स होगी। तो ये फोर्स हमारी क्या निकली है, वॉल की निकली। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का टॉपिक में, उसको रिवाइज के लिए आपकी बात ध्यान में आ जाएगी। तो आएगा माइनस इंटू -1 तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ये आपका वाटर की जो फोर्स है वो आपके सामने आ गई है। तो वैसे भी ये स्टेप नीचे पर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आंसर था 1 न्यूटन, नेगेटिव को इग्नोर भी कर सकते थे अपना टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a body moving along the circumference of a circle complete 3 revolutions if the radius of the circular path is r, the ratio of displacement to distance covered in। मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया हुआ मैंने उस लेक्चर के अंदर। तो बहरहाल कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। सपोज करें कि बॉडी यहां से चलना स्टार्ट होती है ए से, कहता है जी वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस ए पर आ जाती है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी रेवोल्यूशन, फिर तीसरी रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन में कंप्लीट कर ली। तो 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो कहां पर होगा, अगेन अपनी उसी पोजीशन पर होगा जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो क्या है, सेम है, क्योंकि 3 रेवोल्यूशन का मतलब है रेवोल्यूशन भी कंप्लीट थी, उसने चक्कर कंप्लीट कर लिया होगा अपना, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर किया होगा उसने। तो आपको देखें फाइनल और इनिशियल सेम हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अब सवाल ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालने जरा।
तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो, डिस्टेंस जो भी है सॉरी डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशो, तो ऐसे डिस्टेंस है, डी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस जो भी है ऊपर तो 0 ही आ रहा है, तो 0 ओवर समथिंग आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 10 न्यूटन सेकंड टू 20 न्यूटन सेकंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन 1 सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम इनिशियल 10 है, फाइनल 20, और टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम 1 सेकंड का गिवन है। तो मैं इसी फार्मूले को सॉल्व कर लेता हूं। तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं कि एफ का फार्मूला आ रहा है m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये वाला फार्मूला भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया, इसे लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। और ये आपको पता है एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। अब फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा, फाइनल मोमेंटम है 20, इनिशियल मोमेंटम है 10, ओवर सेकंड कितने 1, तो आंसर क्या आ गया 10 न्यूटन। सो राइट ऑप्शन इज 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा बेटा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड विल बी। अब यहाँ पे जो फ्रीली फॉल का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीली फॉल को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। अब अक्सर बच्चे फ्री फॉल का मतलब भी नहीं समझते, तो पहले मैं बता देता हूँ फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। लेकिन पहली बात तो फ्री फॉल जब कहा जाता है तो फ्री फॉल के अंदर कुछ बातें छुपी होती हैं। पहली बात छुपी होती है कि फ्रिक्शन को इग्नोर किया होगा। जब फ्री फॉल का वर्ड यूज करेगा तो हम कहेंगे एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। पहली बात तो ये फ्री फॉल का मतलब होता है। दूसरी बात फ्री फॉल का मतलब एक और होता है कि उसका बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, प्लस जी के बराबर होगा, फॉल का एरिया तो पॉजिटिव जी, ठीक है। और तीसरी बात तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है 0 होती है। फ्री फॉल की बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। तो फ्री फॉल का एक वर्ड में ये 3 बातें छुपी होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फ्री फॉल जब कह दिया तो मतलब फ्रिक्शन नहीं होगी, वहां पे बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव जी लिया जाएगा। अब कहता है जी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो क्वेश्चन 4 में आप देखें जरा, अगर आप यूज करें डिस्टेंस पूछे ना सेकंड इक्वेशन मोशन यूज करें s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है और a किसके बराबर है बेटा, ये वाला a g के बराबर है, तो a को पुट कर दें g के बराबर, प्लस किसके बराबर आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/2, g की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, 5 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया बेटा 5 मीटर। अब इसका एक मैं शॉर्टकट बता देता हूं, जब भी सवाल आ जाए फ्री फॉल का जी बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड कोई भी टाइम बता दे तो आप एक शॉर्टकट याद कर लें जरा। शॉर्टकट बेटा ये है, ये सवाल किसी भी टाइम के आ जाए तो आपने करना क्या है s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, बस ये पुट कर देना आपने, टी पुट कर देना, बाकी छोड़ दे सारा कुछ। जब डिस्टेंस पूछेगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का टाइम आपको बताएगा, आपने कर लेना 5 टी स्क्वायर, टी वो टाइम है जो टाइम आपको बताएगा, सिर्फ और कुछ नहीं करना, पूरा सॉल्व भी कर लिया और इसका मैंने शॉर्टकट भी बता दी है। आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी द डिस्टेंस, अच्छा सॉरी यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई है, टाइम गिवन कितना था, टाइम गिवन था 2 सेकंड का, सो यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये नोट कर ले जरा, ये 2 सेकंड है तो फिर ये हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्म में सोल्व करें फिर भी आ रहा है 5 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 20 मीटर की मौजूद नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 यूज की है, जबकि जी की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एज यू नो दैट जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने 9.8 इसलिए यूज नहीं की क्योंकि ये आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम करेगी, आपको एंटी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपने कभी भी एंटी टेस्ट में 9.8 वैल्यू यूज नहीं करनी बशर्ते कुछ एक चंद केस के अलावा, आपने हमेशा जी की वैल्यू 10 यूज करनी है। ट्रिक है बेटा, नोट कर ले अच्छे से, आपने विदाउट कैलकुलेटर अगर एमसीक्यू सॉल्व करने टाइम बचाना है अपना और आंसर ठीक भी निकालना है आपने, तो आपने जी की वैल्यू कभी भी 9.8 यूज नहीं करनी, क्योंकि डेसिमल के साथ आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप यूज करें 10 और जो आंसर आएगा उसके नजदीक तरीन जो आंसर होगा आप उसको चूज कर लेंगे। अभी मैंने 10 यूज किया और आंसर आ गया 20 मीटर, अब ऑप्शन में 20 मीटर नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा 19.4, तो राइट ऑप्शन क्या है आपके पास 19.6 है, 19.6 मीटर। तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे 9.8 यूज कर लेता था फिर आपके लिए शायद मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता, आंसर जेट आ जाता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल है, ऑलरेडी पैनिक स्टूडेंट पैनिक हुआ होता है, टाइम कम होता है
उसको फिर जब ऐसी एक क्वेश्चन में वो जो फंसता है तो बेचारा वो बाकी सारे क्वेश्चन गलत कर बैठता है अपने। इसलिए अपने आपको पैनिक नहीं करना, रिलैक्स करना है, और रिलैक्स रखने के लिए आपने जीए की वैल्यू 9.8 यूज नहीं करनी, 10 यूज करनी है। ये आपको हर तरह की मसले में हर तरह की कैलकुलेशन में बचा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। A car is brought to rest in 5 seconds from speed of 10 मीटर पर सेकेंड, the average acceleration of the car। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? ये पांचवा सवाल है। इनिशियल वेलोसिटी है, अब मैं फिर से देख लूं जरा। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको स्टॉप करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 कर देनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम का गिवन है जी, टाइम है बेटा 5 सेकेंड का गिवन है। अब आपको करना क्या है, सिंपल एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, VF माइनस VI ओवर T। आप पूछा क्या गया है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो VF कितना है, ये देखें 0 माइनस 10 ओवर 5 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे -2 आंसर आ रहा है, लेकिन आपने ऑप्शन में -9 नहीं है, इसलिए आप इसको +2 ही चूज करेंगे। अगर वो कहता कि -2 ऑप्शन में होता तो फिर आप इसका -2 चूज कर लेते हैं। हाँ, अगर वो रिटार्डेशन कहता तो फिर भी नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच व्हीकल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनमें से कौन सी व्हीकल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखती है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये यूज करना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो जिससे आपका अब आंसर यानी ए गिवन है, इतना आंसर आना चाहिए। वैल्यूज पुट करके देखने का डाटा पे गौर करें जरा। तो मोटर बाइक व्हेन स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम रेस्ट, सब केसेस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0। छठे केस में इनिशियल वेलोसिटी सारे केसेस में 0 ऑप्शन के अंदर देख लें, लेकिन डेल्टा में देखें फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रहा है वो 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रहा है वो 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा VF माइनस VI ओवर T। VF कितना है 50, इनिशियल 0 है, टाइम कितना आ गया 10 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यानी डेल्टा ऑप्शन से आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। सो राइट ऑप्शन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी ऑप्शन चेक कीजिए जरा, आपका 5 आंसर नहीं है कि फॉर्मूला आपने ये वाला यूज करना है। सातवां सवाल है, if a projectile is projected at an angle of 35 degree, it hits certain target, it will have the same range if it is projected at an angle of। लेकिन इस तरह का सवाल जब आ जाए ना, तो लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तो कहता हूं बच्चों को, बेटा पेपर में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स यूज करें। मेरे पास बेशुमार ट्रिक्स मौजूद हैं, मैं आपको हर डिस्कशन में कोई ना कोई ट्रिक लाजमी बताया करूंगा। जैसे आज मैंने 9.8 वाली बताई कि यूज नहीं करनी है आपने, ये शॉर्टकट बताया मैंने। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे यूनिट कन्वर्ट करने के। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सवाल आ जाए कि एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, लाइक ये फर्ज कर ले मैंने बॉल यहां से फेंकी है, बॉल फेंकी और यहां पे आके गिर गई है, और बॉल को मैंने फेंका है सपोज करें 60 के एंगल पर, तो मैंने एक और बॉल फेंकनी है लेकिन 60 एंगल के अलावा, लेकिन गिरे वो वहीं पर जाके, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए सेम। तो आप याद कर लें, अगर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उन पे रेंज क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। अब यहाँ पे एक एंगल गिवन है आपको, कौन सा एंगल गिवन है 55 गिवन है आपको, यस 55 गिवन है। तो θ1 को कह ले 55 डिग्री प्लस θ2 कर ले 90 डिग्री, और यहाँ से θ2 आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो याद रखने बेटा ये शॉर्ट ट्रिक कि जिन दो एंगल्स को ऐड करने से एंगल 90 होगा, उनका रेंज, उन एंगल्स पे रेंज हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो आपको सिर्फ दो एंगल जमा करने हैं, एक गिवन होगा दूसरा फाइंड कर लेंगे, 35 पे आपकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रॉड लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो इज पिवटेड एट द पॉइंट ए सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द रॉड विल बी। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बेटा अक्सर पेपर में आ जाया करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे इस चैनल में अगर आप खोलें प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको जो चैप्टर 2 के सारे टॉपिक्स देख लें, इसमें टॉक्स के ऊपर मैंने टॉप बताए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपने प्लेलिस्ट खोल के चैप्टर नंबर 2 के सारे जितने भी 4-5 लेक्चर्स हैं मेरे वो सुन लें, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे इसको। तो देखिएगा जरा, आज ये आपके पास डायग्राम में, और कहता है जी यहाँ जिसको पिवट किया हुआ है इसने, और यहाँ पर 400 न्यूटन की फोर्स है, और यहाँ पर 100 न्यूटन की फोर्स है। पूछता क्या जी वेट ऑफ रोड क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कहीं पर भी रोड का वेट नहीं बताया गया, ये मेंशन नहीं किया गया, तो हमें पता होना चाहिए जो रोड का जो वेट होता है हमेशा सेंटर पे होता है। अब टोटल रोड अगर 4 मीटर का है तो इसका मतलब है सेंटर कहाँ बनेगा, 2 मीटर नहीं है। अगर यहाँ से ले लें टोटल 4 मीटर बनता है, तो सेंटर ऑलमोस्ट ये बन रहा है, तो यहाँ पर आएगा वेट ऑफ रोड, ये हमें फाइंड करना है। अगर ये वेट ऑफ रोड है तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज होगी जहां पे स्पॉट दी गई है
आपने इसी को रेफरेंस मानना है, इस रेफरेंस के मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप देखिए इस फोर्स का भी इस रेफरेंस से डिस्टेंस गिवन है, इस फोर्स का भी इस रेफरेंस से डिस्टेंस गिवन है, लेकिन जो वेट है इसका इस रेफरेंस से हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ये तो कितना होना चाहिए, ये 2 मीटर होना चाहिए, क्योंकि टोटल तो 4 मीटर है, सेंटर 2 मीटर हो जाएगा, तो फिर इस रेफरेंस से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 मीटर। अब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए बस इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने जो भी वैल्यूज पुट करनी है वो ये जो रेफरेंस है इसके रेफरेंस से ही आपने सारी चीजें पुट करनी है। तो इसमें लगता है बेटा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी इसमें लगता है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क वाला जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0 अगर रॉड में बैलेंस करना है। अब आपने करना क्या है, इस रेफरेंस पॉइंट जो है इसके बिल्कुल नीचे आपने क्या लगा देना है, इक्वल, जो भी रेफरेंस उसके नीचे इक्वल लगा दें, उसकी इस तरफ जो फोर्स है 400 इसको मल्टीप्लाई कर दें उस डिस्टेंस से जो रेफरेंस से डिस्टेंस बनता है उसका, इस फोर्स का रेफरेंस से डिस्टेंस बनता है 1। अच्छा यहाँ पे राइट, यहाँ पे आप इक्वल किस तरफ आ जाएंगे तो ये वेट है W और इस वेट का रेफरेंस से डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 मीटर, प्लस करना है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक तरफ है। अगर यहाँ पे 2 फोर्सेस होते मैं यहाँ पर भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे सिंगल फोर्स थी, बहरहाल यहाँ पे इस 100 न्यूटन फोर्स को इस रेफरेंस से जो डिस्टेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस फोर्स से रेफरेंस से जो डिस्टेंस है कितना बेटा, तो 3 मीटर है, 2 या 1 नहीं है, ये इस फोर्स का यहां से लेकर यहां तक देखें 3 मीटर है, तो ये आ गया 400, ये जब आएगा 300 इधर आके माइनस कर दें आप, इज इक्वल टू वेट, और वेट आ गया आपके पास 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स F is applied to a beam at a distance d from a pivot. The force acts on at an angle theta to the line perpendicular to the beam. ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी है टॉक से रिलेटेड आप जाके मेरे डिटेल लेक्चर सुनने, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पे इसने पिवट कर दिया है, और जो पॉइंट पिवट होता है वही रेफरेंस होता है बेटा। यहाँ पर फोर्स लगी हुई है और इसका जो डिस्टेंस है वो d है यहाँ पे फोर्स का, तो इस d को मूवमेंट आर्म कहते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे एक एंगल गिवन है थीटा। आप कहते हैं टर्निंग इफेक्ट किसका ज्यादा रखना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं कि RF sin थीटा होता है। और यहाँ पे एक बात बड़ी जरूरी है कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए बात का ख्याल रखना है कि ये थीटा है, ये हमेशा क्या लेना है आपने, विद एक्स एक्सिस वाला थीटा यूज करना है। अब यहाँ पे अगर मैं जो थीटा गिवन है इसके इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूँ मैं ये वाले, अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि थीटा वाई एक्सिस के साथ गिवन है, एक्स एक्सिस के साथ गिवन नहीं है, जबकि टॉर्क के फॉर्मूले के मुताबिक आपने थीटा हमेशा कौन सा यूज करना है, एक्स एक्सिस वाला। तो आपको पता है कि वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो फिर जब ये वाला इतना से निकालना चाहेंगे आप विद एक्स एक्सिस वाला, तो 90 वो वाला माइनस कर दें उसमें से, तो 90 माइनस थीटा। अब आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है RF साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल आपने एक्स एक्सिस वाला यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद करें बेटा कि साइन 90 प्लस या माइनस थीटा लिखा हो तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सारी बातें मैंने अपने लेक्चर में बताई हुई है, इसको जाके सुन लीजिएगा लाजमी तौर पर। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा RF साइन थीटा, सॉरी RF कॉस थीटा। तो इस डायग्राम के मुताबिक टॉर्क का फॉर्मूला ये बना हुआ है। अब यहाँ पे R, यहाँ पे बेसिकली D है, तो मैं R क्या देता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने टॉर्क की वैल्यू ज्यादा रखनी है तो टॉर्क की वैल्यू ज्यादा रखने के लिए आपको R भी ज्यादा रखना पड़ेगा और F भी ज्यादा रखना पड़ेगा। R भी लार्ज होना चाहिए, F भी लार्ज होना चाहिए, और कॉस थीटा भी लार्ज होना चाहिए, कॉस थीटा लार्ज होना चाहिए, क्योंकि देखिए रेगुलेशन है इसका। अब यहाँ पे ऑप्शन में कॉस थीटा नहीं है, थीटा है। R तो लार्ज हो गया, D भी यार F भी लार्ज हो गया, D भी लार्ज हो गया। ऑप्शन में कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ कि थीटा लिखा हुआ है। अब हमें देखना यह है कि कॉस थीटा को लार्ज करने के लिए थीटा लार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंपल सी बात से समझा दूं कि आपको पता है cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो आप देख सकते हैं कि जब एंगल मैंने छोटा रखा है तो आंसर बड़ा है, और जब मैंने एंगल बड़ा रखा है तो आंसर क्या है, छोटा है। cos के अंदर ये ऐसे ही होता है कि अगर आप एंगल को छोटा रखेंगे तो आपका जो आंसर बड़ा हो जाएगा। तो थीटा को अगर आपने cos थीटा को बढ़ाना है तो आपका जो थीटा है वो क्या रखना है, आपने स्मॉल रखना है। तो आपका D या R जो लार्ज होना चाहिए, फोर्स भी लार्ज होनी चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए आपने स्मॉल, तो इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम या ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है,
विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड मैक्सिमम हाइट। आप लोगों ने जो जिन बच्चों ने पढ़ा वेंटी टेस्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में वो जानते हैं इस टॉपिक में बेशुमार फॉर्मूलाज हैं। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं वो सुन लें जरा। अब मैं इतने सारे फॉर्मूलाज तो करवा देता हूँ, लेकिन एट द एंड में एक फॉर्मूला ऐसा बताता हूँ जो तमाम फॉर्मूला का मिक्स करने के बाद एक फॉर्मूला बनता है, उसका नाम होता है मास्टर फार्मूला। तो आज ये आपको मैं तोहफा देने जा रहा हूँ, बेटा इस तोहफा को कबूल करें जरा मेरी तरफ से। तो ये फॉर्मूला एक प्रोजेक्टाइल में पढ़ा आप लोगों ने, या अगर नहीं पढ़ा हो तो सुन ले आज के दिन। gt स्क्वायर इज इक्वल टू 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा। टाइम, हाइट और रेंज, इन तमाम तीनों को इकट्ठा करके एक ही फॉर्मूला बना दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ये वाला, और मैंने इसका नाम रखा हुआ है, पे बता देता हूँ मास्टर फार्मूला। मास्टर फार्मूला ये है इसकी, इसमें हर चीज मौजूद है। ये आपके हर तरह के न्यूमेरिकल्स को ऑलमोस्ट सॉल्व कर देता है जो पेपर में आता है। तो बहरहाल फिलहाल अभी न्यूमेरिकल तो नहीं, अभी सिर्फ पूछा गया है हमसे। तो ये आप चेक करें इसके अंदर क्या है, gt स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, तो यहां से h इसके बाद रहेगा gt स्क्वायर ओवर 8। तो ये फॉर्मूला पूछा गया आपसे। तो बेटा ये फॉर्मूला आप लिख लें, नोट कर लें, अपने पल्ले से बांध लें, अपने पल्लू से बांध लें, और इस फॉर्मूले को सुनने के बाद ये वीडियो यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको आप आगे पहुंचाएं ताकि इस तरह की चीजें और भी बच्चे सीखें। ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, ये आपको टीचर ही बताएगा आपको। ठीक है बेटा, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको बताने में किसी किस्म की कोताही नहीं कर रहा, मैं अपने पास किसी किस्म की चीज नहीं रख रहा, आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे होना बेटा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को इस ऐसी चीजों को आगे स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो भी चीजें सीख सकें। ठीक है बेटा, तो ये आज का मेरा आपको सबसे बड़ा तोहफा है आज के लेक्चर का, ये फॉर्मूला आपको शायद कहीं से मिलेगा ये। बहरहाल क्वेश्चन 11 है, ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट पॉइंट O एंड फॉलोज द पाथ OPQRS एज शोन, ए रेजिस्टेंस में बी निगलेक्टेड। आप प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिएगा, किसी भी अगर आपके पास फर्ज कर लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी चेक करनी हो तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्यू पॉइंट के ऊपर, तो क्यू पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी, तो क्यू के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट। अभी टेंजेंट किसके लॉन्ग जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, इसके बोलेंगे वेलोसिटी एक्स, वीएक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्यू पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं है, वीएक्स मौजूद है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज जीरो होती है थ्रू आउट द मोशन, वो कोई भी पॉइंट हो, बेशक टॉप वाला पॉइंट हो या कोई और पॉइंट हो, और वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हवा को इग्नोर किया होता है, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम जीरो में कंसीडर करते हैं, और उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बहरहाल किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो क्या होगा, जीरो होगा। तो लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से वो इस तरह का क्वेश्चन आ गए, डायग्राम से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूं मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में करवाया, मैं आप जाकर लाजमी देखिएगा जरा। The two forces acting on a rod of 2 meter as shown in figure. What is the value of couple? देखिए आज के टेस्ट में आपको बहुत सारी नई बातें बता रहा हूं जो आप बच्चे नहीं जानते, वो सुनते चले जा रहे हैं। इस लेक्चर में इस डायग्राम में भी आप बेशक रिपीटर है, बेशक फ्रेशर है, मुझे पता है कि आपने खास तौर पर रिपीटर में बहुत बड़ी गलती की होगी, इसके अंदर वो गलतियां की होगी, सब बच्चों ने टॉप निकाला होगा। तो ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है बेटा, आज इसको क्लियर कर लें। कपल और टॉर्क दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या कहते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल, ये एक अलग चीज है। लेकिन जब कपल ऐसे बोलते हैं पेयर ऑफ फोर्सेस, बच्चे बस ये डायग्राम देखते हैं उसको फौरन से सॉल्व करके टॉर्क निकाल देते हैं। अगर आप इसका टॉर्क निकालेंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी जुबानी बता रहा हूं वैसे, लेकिन इसका आंसर 10 न्यूटन नहीं है बेटा, इसका आंसर है 20 न्यूटन। क्योंकि सवाल पढ़े जरा, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रॉड ऑफ 2 मीटर एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कपल। कपल पूछा गया आपसे। अब कपल क्या होता है, कपल की डेफिनेशन है पेयर ऑफ फोर्सेस। सिर्फ आप मुझे पता है, हमें से रिपीटर्स नहीं जानते हैं कि ये समझते हैं कि ये कपल टॉर्क क्यों कहते हैं, नहीं, गलत है बेटा, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कपल टॉर्क नहीं होता, ये गारंटी ले लें मुझसे, कपल टॉर्क नहीं होता। कपल अलग चीज है, टॉर्क अलग चीज है। कपल कहते हैं फोर्स का जोड़ा जो होता है, पेयर ऑफ फोर्सेस को कहते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस के बारे में पूछा गया कि जो पेयर ऑफ फोर्स है वो कितना है, तो यहाँ पे देखिए 20 न्यूटन की फोर्स है। तो ये सॉल्व किए बगैर इसका आंसर आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता टॉर्क निकालना, उसका आंसर 10 न्यूटन लगाया होगा। तो इसको ठीक करें बेटा, अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करें। कपल जब पूछेगा तो आपने फोर्स के बारे में बताना है कितनी फोर्स लग रही है। अगर दो लग रही है तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होना जरूरी है। कपल की डेफिनेशन यही है, ये भी मैंने करवाया, आप चेक कर लीजिएगा जाके। तो 20 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे ऐड कर रही है, सॉरी 20 न्यूटन का कपल ऐड कर रहा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a nut and bolt are difficult to turn, it may be easier to turn the nut by using a larger spanner. As you know that अब यहाँ पे अगर ये जो स्पैनर है, इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं मोमेंट आर्म कहते हैं।
मोमेंट आर्म, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। जो मोमेंट आर्म है जितना लार्ज रखोगे ना बेटा उतना उसको रोटेट करना आसान हो जाता है, तो टर्निंग अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है स्पैनर की लेंथ बढ़ाने से। तो लार्ज मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, या टॉर्क भी कहते हैं इसे। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विद अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑन द प्लेन एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पे डायग्राम पहले बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ पे डायग्राम में एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे एक मास प्लेस किया गया है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ, ये फोर्स एफ, और इस फोर्स का एक एंगल बन रहा है यहाँ पर अल्फा। अब यहाँ पे कहता है जी इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालें, तो पहले मैं देखना पड़ेगा सारी फोर्सेस कितनी हैं और ये इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एड कर रही है। एक तो इसके ऊपर वेट एड कर रहा होगा बेटा, तो वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ये वेट आ गया mg, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में डिटेल से करवाया, उसको भी वहां जाकर देख लीजिएगा। अगर मैं वेट के कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला। ये कंपोनेंट बनाना भी सिखाया हुआ मैंने अपने लेक्चर के अंदर, उसको भी सुन लीजिएगा जाके। अगर ये एंगल थीटा होना बेटा, ये भी एंगल थीटा होता है। अब थीटा के सामने वाला होता है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ये बनेगा mg साइन थीटा, और ये बनेगा, ये साथ वाला बनेगा mg कॉस थीटा। ये तो हो गए वेट के कंपोनेंट। अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट निकालूं तो उसको मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, तो ये कंपोनेंट बन जाएंगे अल्फा के सामने, एंगल के सामने वाला होगा साइन थीटा, ये पे साइन अल्फा आ जाएगा, एंगल अल्फा है। ये वाला क्या आ जाएगा, एफ कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा हुआ है। एफ एक्स का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होंगी यानी लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट फोर्स और राइट वाली फोर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इसको जब माइनस करेंगे तो लग जाएगा एफ लेफ्ट माइनस एफ राइट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स आ रही है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और माइनस राइट पे कौन सी जा रही है, सॉरी अल्फा था यहाँ पे, f cos ऑफ अल्फा। अब यहां पे ऑप्शन में कौन सी है, f cos अल्फा माइनस mg साइन थीटा। अब यहां पे ये भी आंसर ठीक है, जो मैंने बताया वो भी आंसर ठीक है। अब यहां पे देखिए mg साइन थीटा माइनस f cos थीटा, उसमें कोई भी नहीं है। इसको पहले लिख देंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, उससे कोई अर्ज नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखें जरा, mg साइन थीटा माइनस f cos थीटा। मैंने यहाँ पे ये वाला mg cos थीटा वाला और जो ऊपर की तरफ जा रहा था ये वाला f साइन अल्फा, ये क्यों यूज नहीं किया। देखिए ये बॉडी ना तो नीचे गिरेगी ना ऊपर जाएगी, इसलिए ये फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगी। बॉडी यहाँ तो ऊपर जा सकती है स्लाइड करके, अगर हम इसको खींचेंगे ऊपर वाली, अगर ये वाली फोर्स ज्यादा होगी f cos थीटा अल्फा वाली, और ये अगर नीचे को, अगर ये फोर्स कम हो जाए, नीचे वाला वेट ज्यादा हो जाए, नीचे को आ जाएगी ये, तो यहाँ इधर जा सकती है इधर जा सकती है, डिपेंड करता है ये फोर्स की वैल्यू के ऊपर। इसलिए आपका आंसर आएगा mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, या f cos थीटा माइनस mg sin थीटा, उसका ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए हैमर विद 25 न्यूटन सेकंड मोमेंटम 0.05 सेकंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन इज। ये अब आप खुद कर लें क्वेश्चन, जो शुरू में मैंने फॉर्मूला बताया f इक्वल टू m, में फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ, आप फॉर्मूला देख लें जरा। शुरू में जब मैंने सवाल सॉल्व किए इसमें से उसी की तरह इसको सॉल्व करना है आपने, बल्कि मैं कर देता हूँ इसको। आपने पढ़ा एफ एम वी एफ, सॉरी क्या क्वेश्चन क्या क्या गिवन है आपको गिवन है 20 न्यूटन। अच्छा आपने पढ़ा था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम, ये मैंने प्रूफ किया था जाकर, डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, कहता है चेंज इन मोमेंटम है बेटा 25 न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन सेकंड ना लिखें फिलहाल अभी, और टाइम कितना है 0.05, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा 25। आपको मैंने बताया हमें डेसिमल कैसे खत्म करना है, नीचे 5 रह जाएगा, इस डेसिमल के ऊपर 1 लिखें और जिसने आगे उसने 0 लिख दें, क्या आएगा 2500 बटा 5, तो यह आ गया 500, तो फोर्स आ गई 500 न्यूटन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन वेक्टर r एंड f लाइज इन xy प्लेन देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। तो ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं बेटा। तो आपके पास फर्ज कर लें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। याद रखिएगा राइट हैंड रूल यूज करने के लिए आप सॉरी टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है हमेशा, तो आपने राइट हैंड रूल यूज करना है। कहता है जी x और z, अब यहाँ पे r एंड f लाइज इन x z। अब यहाँ पे r इस तरफ है x की तरफ, या y 4z की तरफ है, तो आपने करना क्या है कि अपनी फिंगर्स को x से z की तरफ करना है, रोटेट करना है, यानी कि आपने ऐसे फिंगर को रोटेट करना है। सही है बेटा,
इस बार मैं करके दिखा दूं मैं आपको, मेरे पास एक और मार्कर ले लेता हूं मैं। मेरे पास फर्ज कर ले अगर ये रहा जी, इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई सॉरी हाँ जी ये वाला एक्स एक्सिस है, ये इधर जाना सॉरी, जो डायग्राम बनाइए उसके मुताबिक करता हूं मैं। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। आपने फिंगर को माना है, देखिए फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आपने अगर फर्ज कर लें ये एक्स है, जेड है, आर क्रॉस एफ, तो आपने क्रॉस करना है फिंगर्स को एक्स से जेड की तरफ, ऐसे घुमाना है आपने। तो आपको जो अंगूठा बता रहा है वो बता रहा है टॉर्क की डायरेक्शन जो कि क्या जा रही है वाई एक्सिस की तरफ। मुझे याद है यहाँ पे मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया, एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था मुल्तान में, रिपीटर का स्टूडेंट था, शायद यही क्वेश्चन था, उसमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी थी। तो उसको मैंने समझा क्लास में, समझाने के बाद जब बाहर आया क्लास से तो बच्चा पीछे आया, मुझसे कहता है सर जी जरा ये राइट हैंड रूल समझा दें, मुझे रूल लगाने डायरेक्शन नहीं निकल रही मुझसे। तो मैंने कहा बेटा ये देखें जरा आपने ऐसे करना है तो आपको डायरेक्शन निकल आएगी। कहता सर ये देखें मेरे से तो ऐसे करके नहीं निकलती। तो इस तरह के कुछ स्टूडेंट भी मिल जाते हैं हमें, कोई बात नहीं बेटा। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, बल्कि सिंपल सी ये फिंगर्स को रोटेट करना है बेटा, अपनी पूरी बाजू को रोटेट नहीं कर देना। कोई बच्चे तो पूरी बाजू ये देखें सर डायरेक्शन नहीं निकल रही हमारी। सो खैर यूनिफॉर्म मीटर ऑफ weight 2 Newton is pivoted at the 60 centimeter mark. A 4 Newton weight is suspended from one end causing the rule to rotate about the pivot. हमें फाइंड करना है इस केस में टॉर्क। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये आपके सामने डायग्राम बन चुकी है इस वक्त। अब हमने देखना ये कि बॉडी का जो वेट होता है, रॉड का जो वेट होता है हमेशा सेंटर पे होता है। सेंटर का हमें बनेगा 50 सेंटीमीटर वाली पोजीशन पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 न्यूटन। अब हमें पता है कि हमें इस रेफरेंस पॉइंट या पाइवट से डिस्टेंस चाहिए होता है, तो ये डिस्टेंस 50 और 60 में कितना बनता है, ये वाला ये बनता है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना बनेगा बेटा 40 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि इसका टर्निंग इफेक्ट फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है आपको। अब टॉर्क फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वेट है ये रॉड को इस तरफ गिराएगा और ये वाला रॉड इसको इस तरफ गिराएगा। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये टॉर्क 1 कह लूँ और ये टॉर्क 2 कह लूँ, तो जो नेट टॉर्क निकलेगा बेटा वो होगा टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2। ठीक है, अगर चूंकि ऑपोजिट आ रहे हैं देखें जरा, अगर ये सेम होते तो फिर मैं इनको ऐड कर देता। तो नेट टॉर्क जिसके अंदर आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ, तो R1 F1 माइनस R2 F2। अब यह R क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पिवट। तो यहाँ पे इसे ये वाली F1 कह लें, डेट इज इक्वल टू F1, और ये R1 है, इसको 40 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.4 मीटर। तो ये फोर्स आ गई 4, R1 की वैल्यू आ गई 0.4, 0.4 इंटू 4 माइनस R2 ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.1 मीटर, और फोर्स कितनी है 2, तो आंसर आएगा 1.6 माइनस 0.2 डेट इज इक्वल टू 1.4 न्यूटन मीटर। सो राइट आंसर इज न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा बेटा। एट द इंस्टेंस व्हेन द रूल इज हॉरिजॉन्टल, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द गिवन डायग्राम द कोच मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, A टू B टू C टू D, व्हाट इज द कोच रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन SI यूनिट्स। ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जरा यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे -10 है, फिर 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। जब 50 पे टाइम 0 है और 10 और 20 के दरमियान में t इज इक्वल टू 3 मिनट, 3 मिनट टाइम है यहाँ पे। ये पॉइंट A, ये B, 30 और 40 के दरमियान में C पॉइंट टाइम कितना आ गया 6 मिनट, और D है बेटा यहाँ पर टाइम आ गया 10 मिनट। अब कहता है जी A से B पर बॉडी है, B से C पर गई, C से D पर गई, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। पहले डिस्प्लेसमेंट बता लेते हैं क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट की ऑप्शन है फिर डिस्टेंस की ऑप्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और वो मैंने बताया हुआ है फाइनल पोजीशन माइनस। अब आपने काउंट करते चले जाना है। देखिए ये 50 यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पर क्या आएगा 35, यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर क्या आएगा 5, और यहाँ पर क्या आएगा -5। ठीक है, अब बॉडी फाइनली कहाँ पर है, सॉरी यहाँ पे 5 -5 आएगा। ठीक है,
अब बॉडी कहाँ पर मौजूद है, ये -5 सिर्फ एक वैसे ही है कि 0 से इधर जा रहा है, लेकिन आपने इसका 5 काउंट करना है। अगर आप ए से डी पर आए हैं फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, काउंट करना शुरू करें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, यहां तक आप आए तो आपने फाइनली यहां पर रुके हैं आपके, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 15 मीटर लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें उसकी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो होता है एक्चुअल पाथ, हमने ये भी लेक्चर मेरा मौजूद है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। डिस्टेंस काउंट करने के लिए आपको पहले ए से बी पर आना है, फिर बी से सी पर जाना है, सारा काउंट करते चले जाना है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी, जबकि डिस्टेंस में क्या होगा, एक्चुअल पाथ होगा जो आपने फॉलो करना है। तो एक्चुअल पाथ क्या है, पहले ए से बी, तो पहले ए से बी काउंट करें। ए से बी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ तो 35, फिर सी पे जाना है 35, 40, 45, 50, 55, फिर डी पर जाना है 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड 95, यानी 95। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 95 मीटर। और डिस्टेंस की कोई भी वो नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, लेफ्ट राइट नहीं लिखेंगे। तो राइट आंसर इज 55 मीटर लेफ्ट एंड 95 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड देन ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द हिज। ये लेक्चर भी मेरा मौजूद है, स्पेशल केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी वाले। इसमें आपको पता है अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो तो। यहाँ पे देखिए पहले 40 किलोमीटर में उसने एक डिस्टेंस, एक स्पीड है, नेक्स्ट 40 मीटर में किलोमीटर में नेक्स्ट स्पीड है, तो यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका पुटिंग द वैल्यूज आपका आंसर आएगा 55, 53 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ कार्स ड्राइवर विद द स्पीड ऑफ द कार इज विद रिस्पेक्ट टू कार इज। देखिए जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी गाड़ी की स्पीड है। अब गाड़ी की स्पीड कितनी है जी, 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कि उस ड्राइवर की विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी होगी। अब विद रिस्पेक्ट टू कार जो होगी वो आपके सामने है कि कार की स्पीड, देखिए इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, और ये होती है v1 माइनस v2। जब आपसे पूछे ना कि इस बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। अब देखें गाड़ी की स्पीड 36 है, उसकी भी 36 है ड्राइवर की, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ड्राइवर की स्पीड कार के लिहाज से, गाड़ी के लिहाज से 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल इज हिट स्ट्रेट अप एंड कॉट बाय कैचर 2 सेकंड लेटर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज। अब इस सवाल से सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई इक्वेशन ऑफ मोशन करने की जरूरत नहीं है, वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ना बेटा, ये आपके कम से कम 2-3 मिनट ले जाएगा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते। लेकिन देखिए उस मास्टर फॉर्मूले की क्या फायदियत है, GT स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, ये मैंने पढ़ाया था ना बेटा, h इसके में रहेगा GT स्क्वायर ओवर 8, G की वैल्यू 10 यूज करें, 9.8 यूज ना करें, विदाउट कैलकुलेटर आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। 2 का स्क्वायर बाई 8, h आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 8, ऊपर आ गया 40 बाई 8, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अब ऑप्शन में 5 मीटर नहीं है तो आप क्या चूज करेंगे बेटा, आप चूज करेंगे 4.9 मीटर। देखा आपका आंसर आ गया। तो आप अगर आप 9.8 यूज करेंगे तो आपका 4.9 आ जाएगा, लेकिन गलती के चांस हो जाएंगे, आपसे डिवाइड ही नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, द ग्राफ ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एज प्लॉटेड अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। पहली बात तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब ग्राफ से रिलेटेड बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ग्राफ हमें याद ही नहीं रहते। मैथ वाले बच्चों ने इवन चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है, मैथ वाले बच्चों को नहीं याद जाते, तो बेचारे जो मेडिकल के बच्चे उनको तो ग्राफ से वैसे जान जाती होती है। तो आज ट्रिक सुन ले, ग्राफ कैसे याद करना है आप लोगों ने। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं कुछ 2-3 बातें बता देता हूं। अगर किसी चीज का डायरेक्ट रिलेशन आ जाए, डायरेक्ट रिलेशन होना बेटा, तो ये सब बच्चों को जानते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है। लाइक कहता है जी a इज प्रोपोर्शनल टू b, तो आपने ग्राफ बना देना स्ट्रेट लाइन, a यहां पर हो b यहां पर हो, जैसे भी हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक के ऊपर स्केयर आ जाए, जिसके ऊपर स्केयर आएगा ना बेटा, आपने ग्राफ को उस तरफ बेंड कर देना है। पंजाबी में कहते हैं कुब निकालना। कुब समझते ना क्या होता है? कुब का मतलब है कि ये कमर झुक गई है, ये कुब निकल आया, जब मैं ऐसे कुबा होकर जा रहा हूं, ये पंजाबी में कुबा कहते हैं, यानी बेंड कर देना किसी चीज को। अब यहां पे अगर मैं लिखता हूं कि a इज प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर और ग्राफ बनाना चाहूं, a यहां पर है b यहां पर है, अब ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहेगा। अब मैंने ग्राफ को क्या निकाल देना, कुब निकाल देना है, ठीक है, यानी कि उसको मैंने बेंड कर देना है। लेकिन बेंड किस तरफ करना है, जिसका स्क्वायर होगा बेटा, याद रखना आपने। अब अगर मैंने इसका बेंड करना तो मैंने ऐसे बनाने से ग्राफ ये वाला,
समझ आ रही बात की? v का स्क्वायर होने की वजह से जिसका स्क्वायर होगा उस तरफ को भी निकाल दें, यानी कि उसको बेंड कर दें। हाँ, अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बनाऊं मैं कि b यहां पर आ जाए, a यहां पर आ जाए, तो अब आपने इसका बेंड जारी मतलब b की तरफ निकालना है क्योंकि b का स्क्वायर है, ग्राफ ऐसे बनेगा आपका। अब आते हैं जी, क्वेश्चन क्या है जी, रेंज का और वेलोसिटी का। अब यहाँ पे गौर करें, रेंज का वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है? रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर y एक्सिस पर लिया जाए रेंज, x एक्सिस पर लिया जाए वेलोसिटी को, तो मैंने बेटा कुब किसका निकालना है? वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे। तो बेटा ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। हाँ, अगर मैं ये v को ना ले जाता इधर यहाँ पे ले आता तो फिर ये आपकी कुब v y एक्सिस पे चला जाता। तो बहरहाल आपने स्क्वायर जब आ जाएगा तो ग्राफ वो क्वांटिटी देख लेनी है, उस क्वांटिटी को बेंड कर देना ग्राफ को उसकी तरफ, तो आपको याद आ जाएगा। तो ये हर तरह के ग्राफ के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये थी आज की इस क्वेश्चन की ट्रिक डायग्राम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23 है, a bullet is fired horizontally from a rifle at a distance target ignoring the effect of air resistance. What is the horizontal and vertical acceleration of the bullet? देखिए पहली बात तो जब बुलेट को फायर किया जाता है, ये बुलेट है फर्ज कर लें, फायर करेंगे तो बुलेट ऐसे आगे गिरेगी। आपको पता है ये कौन सी मोशन बन जाती है? इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ए एक्स 0 होता है और ए वाई किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? 9.8। क्वेश्चन नंबर 24 है, पार्टिकल ऑफ मास हैविंग वेलोसिटी v मेक्स हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड इनिशियली एट रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन इज। तो आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 में इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का टॉपिक पढ़ा, ये आपके सिलेबस में लास्ट ईयर शामिल हुआ था, पहले नहीं था, तो उसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसमें केस ये था कि अगर दो मैसेज इक्वल हो, इफ टू मैसेज आर इक्वल, ये मैस m है, m2 है और ये m1 है, अगर इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसे v1 कह लें, इसकी v2 0 कह लें, तो जब वो कोलाइड करेंगे m1 m2 जब कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के बाद ये बिफोर है, बिफोर कोलिजन, हम लिख रहा हूं मैं आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे m1 m2 अगर इक्वल है तो ये बात सिर्फ रहेगी दुरुस्त। ये अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे, v2 0 हो जाएगी, सॉरी v1 0 हो जाएगी और v2 किसके बराबर हो जाएगी? v1 के बराबर हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। यानी इसे v2 इसे v1 डैश कहना चाहिए, v2 डैश कहना चाहिए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये आपकी आफ्टर वेलोसिटी जो रेस्ट पे थी वो मूव करना शुरू कर देगी, जो मूव कर रही होगी वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0, यानी दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। A body is falling freely under gravity. How much distance is it falls during an interval of time between first second and second seconds of its motion? Taking g is equal to 10. इसे खुद कहते 10 यूज करें। अब इस तरह ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा। इसका भी मैंने एक लेक्चर दिया, वो सुन लीजिएगा जाके। कहता है जी फर्ज करें यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया, यहाँ पे आता गया, यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड और यहाँ पे टाइम आ गया 2 सेकेंड। कहता जी पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के दरमियान में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस बताना है आपको। अब यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। पहले तो आप टोटल डिस्टेंस निकालें, ये वाला कितना है, तो इसका टोटल डिस्टेंस होगा, पहले लगाएं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये v 0 कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, g की वैल्यू 10 यूज करें और t की वैल्यू यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक है 2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? s इज इक्वल टू 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 20 मीटर है। अब आप बेटा ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड कर लें, ये वाला। इसके लिए आपको टाइम कितना पुट करना पड़ेगा? 1 सेकंड। तो इसी क्वेश्चन में पुट कर लें आप s, इसे s डैश कह लें, इसे s2 कह लें, बल्कि इसे s2 कहें, इसे मैं कह रहा हूं s1 क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड के लिए है। यहां पर आएगा 1/2, ये g की वैल्यू 10। अब टाइम कितना पुट करना है? 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 मीटर। तो आपने इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया ऊपर वाला, तो ऐसे से हो जाएगा s2 माइनस s1 20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। अब मेरे पास इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी मौजूद है। वो शॉर्टकट ये है कि जी आप मेरा लेक्चर भी सुन लीजिएगा, जहाँ इसमें बताया हुआ मैंने s इज इक्वल टू 5 × 2 टीथ माइनस 1। अब ये s वो डिस्टेंस होगा जो टाइम को बताएगा, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का बताएं आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, और टीथ वो टाइम होता है जो टाइम आपको बताएगा। मसलन कहता है जी फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड के दरमियान में। तो मुझे बताइए जरा कि टोटल 2 सेकंड है, 1 सेकंड पहले गुजर गया, तो 1 सेकंड के बाद जो सेकंड आएगा वो कौन सा सेकंड कहलाएगा? दूसरा सेकंड। तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यानी जितना सेकंड कहा जाएगा आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी 2 माइनस 1। कितना आएगा ये? 5 × 4 माइनस 1, 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो फिर सुन लें
टी वो टाइम होगा जो सेकंड की बात करेगा। उसने कहा था फर्स्ट और सेकंड के दरमियान वाला सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड के दरमियान वाला सेकंड होता है वो दूसरा सेकंड होता है, तो आपने दूसरा सेकंड पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। मजीद डिटेल के लिए मेरा लेक्चर सुन सकते हैं जाके इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज। अब इस डायग्राम के मुताबिक इनको जमा कर लें, कितना आएगा 7 + 2 दैट इज इक्वल टू 9 न्यूटन, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अब 9 न्यूटन और 7 न्यूटन ऑपोजिट हैं तो दोनों का माइनस कर लें, 9 - 7 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। लेकिन ये रिजल्टेंट हमेशा बड़ी फोर्स की तरफ जाता है, तो ये बड़ा ये वाला फोर्स बॉडी से जाएगी यानी राइट साइड पे, टुवर्ड्स राइट, 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट आ गया आंसर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो याद रखिएगा फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा P/T, हमने पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब फोर्स होता है mg, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है, उसका वेट, ग्रेविटी, और कोई फोर्स नहीं लगती। बाकी तमाम फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं, पर्टिकुलरली एयर फ्रिक्शन को भी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वेट यानी mg के बराबर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्रोजेक्ट कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m इनिशियल एट रेस्ट देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू। हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma के मुताबिक, अगर यहाँ से देखो F/A इज इक्वल टू m, तो a का और m का आपस में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स आ गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहता है डेल्टा V/T प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये का फॉर्मूला ही होता है ना। तो डेल्टा V का क्या आ गया m के साथ, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो भी है वो मास के साथ इनवर्स होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्वायर का मतलब है वेलोसिटी में जो चेंज आएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन। इसका टॉपिक भी मेरा मौजूदा लेक्चर मौजूद, आप जाके सुनी, डिटेल से लिखे, मैंने बातें बताई हुई हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी हो, यहाँ पे टाइम हो, और ये आपके पास ग्राफ आ जाए स्ट्रेट लाइन, कहते हैं ग्राफ इसके पैरेलल है। अब ऐसी लाइन हो तो उसकी स्लोप क्या होती है बेटा, ऐसे ग्राफ की स्लोप 0 होती है। आपको पता है स्लोप किसके बराबर होगी, स्लोप होगी डेल्टा V/डेल्टा T, और डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, 0 होगा। अभी डेल्टा V/डेल्टा T के कैसे बराबर है, ये मेरे लेक्चर सुनने जाके आपको डिटेल से चीजें पता चल जाएंगी कि क्या चीजें हैं ये। उसमें बड़ा मैंने क्वेश्चन, बेशुमार क्वेश्चन करवाए हैं इस तरह के मैंने। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बॉडी का 0 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है लास्ट बेटा, फॉर टू कोलाइडिंग बॉल्स व्हिच कंडीशंस इज एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशन इलास्टिक कोलाइन। बुक की लाइन है कि अगर आपने इलास्टिक कोलाइन वन डायमेंशन करना है तो बॉल स्मूथ होनी चाहिए एंड नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए, तो बोथ A एंड B। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट विशेष, गुड लक, बिल्कुल तैयारी कीजिएगा जरा, और इंशाल्लाह हम अपने डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।